बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है और 2 साल हो गए हैं। पंजाब के अंदर सुना है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सुना है कि बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी भी शुरू हो रही है और उसी को लेकर पंजाब के अंदर काफ़ी चेंजिंग हुई है पुलिस स्ट्रक्चर पे। इसके साथ साथ एपीसी की भी शुनीद है कि एपीसी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस चीज़ की एंडोर्समेंट आती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। इस तमाम तर सूरत हाल पे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने। सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं, सर मुझे ज़रा बताइएगा द वे गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मैनेज मीडिया एंड थ्रू मीडिया दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देयर वे ऑफ वर्किंग, जिस तरह वो डिलीवर कर रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल काफ़ी हाई है मीडिया से, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं जी? देखिए, गवर्नमेंट जब से आई है तो मेरा पहले दिन से ये व्यू है कि इनका स्टाइल डेमोक्रेटिक नहीं है। इनका स्टाइल एक फाशिस्ट गवर्नमेंट का है और फाशिस्ट गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे चंद बुनियादी चीजों के सहारे खड़ी होती है। एक, उन्होंने फेक होप्स खड़ी करनी होती है ताकि लोग उम्मीद के सहारे बंद के उनके पीछे चल पड़े और फिर वो आपको नैरो नेशनलिज्म के नारे लगाएंगी या वो मजहबियत के नारे लगाएंगी। ये भी उनके उन तहरीकों का एक हिस्सा होता है। दूसरा, आप अपने मुखालफों को सिर्फ हुकूमत के मुखालिफ नहीं बल्कि मुल्क दुश्मन समझ रहे होते हैं और उनको गर्दान रहे होते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं। कायरा साहब, मुझे एक चीज भी हो जाती है जी, मुझे जरा एक चीज बताइएगा, थोड़ी सी इस डिस्कशन को मैं आगे लेकर चलूं। पंजाब की अगर हम बात करें और बल्दियाती निज़ाम जो इलेक्शंस हैं, सुना है, अभी तक कंफर्म नहीं है, सुना है कि बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ये बड़े एक फेडरल लेवल पर बंदे ने इस चीज़ को क्लेम भी किया है कि जी दैट्स द रीज़न। कहा जाता है कि वो वज़ीर जो हैं वो लेकर आए हैं जो लाहौर का इस वक्त, एक दफ़ा आपने देखा है पंजाब में पूरा पुलिस का सेटअप चेंज हुआ है। पहली दफ़ा हुआ है कि एक 20वें ग्रेड ने एक 22वें ग्रेड को घर भेज दिया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये इलेक्शन मैनेज करने के लिए किया जा रहा है या ये गुड गवर्नेंस है? जी, गुड गवर्नेंस तो खैर मैं तो अक्सर कहता हूं कि इनकी गुड गवर्नेंस, जिसके मौजूदा दिनों में तो आला शाखसाने हैं। 6 आईजी बदल गए, 4 हमारे चीफ सेक्रेटरी बदल गए 2 साल में, 6 हमारे होम सेक्रेटरी बदल गए, कुछ पता नहीं कितने एजुकेशन सेक्रेटरी बदल गए। तो ये जो गुड गवर्नेंस के दावे थे वो हमने इस्लामाबाद में भी देख लिए, वो हमने पाकपतन वाक़े पे भी देख लिए, वो हमने अभी लाहौर में CCOP के अपॉइंटमेंट के भी देख लिए। सो मैं तो समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान को, पंजाब हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए असली तौर पे, इनकी साला कारकर्दगी पे जिन्होंने दिखाई है अभी तक। बिल्कुल। दूसरी गुजारिश ये है जी कि ये एक लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन कराना चाहते हैं, जरा कभी ये देखिए कि वो जो इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दुरुस्त हैं। इंतजामी तब्दीलियां रूटीन में होती रहे तो और बात है, लेकिन जब मशकूक अशखास को लगाया जाएगा तो फिर उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। लेकिन जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो बाय इटसेल्फ खुद एक बड़ी अजीब दास्तान है। हाँ। मिसाल के तौर पे जनरल ज़िया के दौर में पहली दफा आपके मुल्क में इलेक्शन कराए गए गैर जमाती बुनियादों पर कराए गए, इसलिए बल्दियाती इंतखाबात के बाद फिर कौमी इंतखाब भी कराए गए गैर जमाती बुनियादों पे, इसलिए कि अगर जमाती बुनियादों पे होते तो पॉलिटिकल पार्टियां जनरल ज़िया की साख को, उनके इदारे की जो उस वक्त उनके साथ लोग काम कर रहे थे उनको, और जो पॉलिटिकल पार्टी सो कॉल्ड उन्होंने बनाई थी उसको टोटल खत्म कर देते अगर जमाती इंतखाब होता तो। ठीक है। तो उन्होंने बरादरीइज़्म को प्रमोट किया और गैर जमाती इंतखाब करा के उसमें से जो लोग जीते उनको अपने साथ ज्वाइन करा लिया और फिर उनके मेयर वेयर मुंतखब करके, जिला काउंसिलों के चेयरमैन मुंतखब करके और ढोल पीटा के हम जीत गए और उसके बाद फिर रेफरेंडम उसी बुनियाद पे ठीक कराया गया। बिल्कुल ठीक तो है। ये जो आज का इलेक्शन है ये भी बैन ही उसकी एक झलक है, इसलिए कि आपने इससे पहले ये नहीं किया। अब आप पंजाब के अंदर जो ऑर्डिनेंस लाए हैं ना, जो लोकल बॉडीज का निजाम लाए हैं, उसको 2 फेजेस में कराना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि 2 फेजेस में पहला फेज है नेबरहुड काउंसिल्स
जो शहरों के अंदर होंगी ओके और विलेज काउंसिल जो देही इलाकों में होंगी, वो फेज इलेक्शन का गैर जमाती होगा। ओके और गैर जमाती इलेक्शन को आइन भी मना करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, और ये जमहूरी रूह के खिलाफ है कि आप गैर जमाती इंतखाब कराएं। ठीक। और उसका जो दूसरा फेज होगा जी। वो कराने का मकसद ये है कि पहले फेज में जो भी रिजल्ट आए, इस वक्त गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से पॉपुलैरिटी 0 है, और अगर आज तहरीक इंसाफ को लोकल पार्टीज इलेक्शन में जाना पड़े तो लोग तो इनकी धजिया बिखेर देंगे। अच्छा कायरा साहब फेज में गैर जमाती इंतखाब कराएं। मेरी जरा गुजारिश सुनो। मैं आपसे ही सवाल गैर जमाती जी इंतखाब जी आप करें बाजी करें, प्लीज कंप्लीट करें। गैर जमाती इंतखाब कराएं, गैर जमाती इंतखाब कराएं, उसके नतीजे में जो लोग जीते उनको हुकूमत में शामिल करें, और उसके बाद फिर सेकंड फेज करा के हम ढोल बजाएं कि जी हमने तो बड़ा काम कर दिया है, और इससे बिरादरीज़म प्रमोट होगा, इससे सब कुछ। और सबसे बड़ा तमस्कर यह है कि तहसील काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो हैं वो जमाती बुनियादों पे होंगे, लेकिन जिला के इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक। और वहां पे कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं होगी। ये याद रखिए, हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट है, एक वफाकी है, एक सूबाई है, एक जिली है, और जिली सतह पे आप इंतखाबी निजाम या मुंतखब नुमाइंदों का निजाम नहीं ला रहे। इसका मतलब है कि वहां पे बैठी हुई एडमिनिस्ट्रेशन जो है या जो ब्यूरोक्रेसी है, आप उसके जरिए निजाम चलाना चाहते हैं, डीसीओ डीपीओ के जरिए चलाना चाहते हैं, जो तौहीन है अवामी नुमाइंदों की। ठीक हो गया। और ये निजाम किसी सूरत नहीं चलता। कायरा साहब मुझे एक चीज बताएं, आप जिस तरह कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसके बिल्कुल एक बरक्स पिक्चर पेश कर रही है। वो कह रही है कि इस दफा पंजाब के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो नून लीग को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। उनका तो क्लेम इस वक्त ये चल रहा है पंजाब को लेकर। देखिए ना, मैं तो गुजारिश कर रहा हूं कि अगर ये क्लेम है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें खदशा है कि पहले फेज में अगर हम डायरेक्टली इस फिजा में लोकल बॉडीज इलेक्शन में चले गए, और लोकल बॉडीज इलेक्शन कराना मजबूरी बन गई है, ये शौक से नहीं करा रहे, वो तो अदालतों ने इन्हें कह दिया, हुक्म दे दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने कि अगर आपने ये इलेक्शन नहीं कराए, हमें डेट नहीं दी, तो हम जो साबका इदारे थे उनको बहाल कर देंगे। लिहाजा वो ये करना नहीं चाहते थे। और अगर ये इतने पॉपुलर हैं तो इनको चाहिए कि ये पहले नंबर पे जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको बहाल करें, जमाती इंतखाब कराएं, आपको पता चल जाए आप कहां खड़े हैं, दूध का दूध। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप क्या सिचुएशन कैसी देख रहे हैं? ये लोकल गवर्नमेंट्स जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर हाउ डू यू सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मुश्किल पैच है, वो इंशाल्लाह अब बेहतर हो रहा है। लोगों ने इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देख लिया, इनकी परफॉर्मेंस भी लोगों के सामने आ गई कि ये क्या कर रहे हैं, और इन्होंने जो दावे किए थे वो कहाँ खड़े हैं। अवाम की हालत क्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पाकिस्तान की आलमी बेतौकीरी है, खारजा पॉलिसी का फेलियर है, और आज पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस के तरीकेकार हैं, जो केपी में गवर्नेंस के तरीकेकार हैं, और जो करप्शन के खिलाफ दावे किए जाते थे, अब करप्शन की दास्तानें खुलना शुरू हो गई हैं। ठीक है। अगर थोड़ा सा भी हाथ बाकी लोग पीछे कर लें, ताकतवर जो हैं, तो ये तो टोटल एक्सपोज हो जाए। जो इनके दौर में आम आदमी की जिंदगी में जो करप्शन का लेवल है वो बहुत बढ़ गया है, इदारों के अंदर करप्शन बहुत बढ़ गई है। तो ये तो खुद फेलियर है पीटीआई का ये इलेक्शन का नारा लगाना ही। ओके, मुझे थोड़ा सा बताइएगा मुस्लिम लीग नून जिसकी हम बात करते हैं, इससे पार्टी को बेनिफिट होगा। ओके, वेरी राइट। नवाज शरीफ साहब कहा जाता है आ जाएंगे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही कहा जाता है कि नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ या फिर मरियम नवाज कैन लीड दिस थिंग प्रॉपरली? जी देखिए, मरियम बीबी तो खुद केस में कन्विक्टेड है, लिहाजा वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी अभी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, वो वापस आने के लिए नहीं गए थे। जब तक उनके कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना हुए, उनकी सेहत की हालत ठीक ना हुई और उनके लिए कोई फिजा बेहतर ना हुई, तो वो नहीं आएंगे। वो जेल में जाने के लिए नहीं गए थे। इलाज भी बहरहाल उनकी तबीयत भी खराब है, उनको इलाज भी कराना चाहिए। लेकिन अगर वो बाहर निकल गए हैं तो वापस आके क्या इनके हथकंडों का शिकार होंगे? ठीक। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से तो मुस्लिम लीग को लीड कर सकते हैं। उनको कन्फ्रंट करके इसको लीड करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा।
और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी वापस आके अवाम की तहरीक को लीड करना पॉसिबल नहीं होगा। मरियम बीबी को उनकी कन्विक्शन हो गई थी, उनको जो बेल दी गई है वो बेल गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उनको किसी और केस में कन्विक्ट कर लिया जाए या वो बेल कैंसिल कर दी जाए और उनकी जो आमदोरफ्त है उसको महदूद कर दिया जाए। तो ये मुस्लिम लीग के लिए नुकसानदेह सूरत हाल तो हो सकती है, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर ये तासर हो कि हुक्मरान अपोजिशन की जमातों को और पॉपुलर जमातों की क़यादत को नाजायज तरीके से सजा दे रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अवामी पजीराई हमेशा उसकी आदत के हक में। बिल्कुल ठीक है। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, एक्स गवर्नर सिंध हैं। ज़ुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। ज़ुबैर साहब, अभी कमर ज़मान कायरा साहब से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर वापस जेल जाने के लिए नहीं गए, वो अपना इलाज कराएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि हम देखते हैं एक जगह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और दूसरी जगह ये भी कहा जा रहा है कि नहीं जी, उनको नहीं आना चाहिए। व्हाट्स योर टेक जी? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जो पार्टी का मुतफ़क्का फैसला है और उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि जी उनको नहीं आना चाहिए जब तक वो इलाज अपना मुकम्मल ना कर लें। उसकी बहुत सी वजूहत है, मेरे ख्याल है वो स्पेल आउट भी कर दी गई हैं कि वो क्यों नहीं उनका इलाज हो सका था अभी तक। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है हम सबका व्यू पॉइंट यही है कि उनको नहीं आना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। ठीक। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे एक और चीज़, अब ये एक परसेप्शन है या रियलिटी है या आप इसको कैसे फोर्सी करते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन? कहा यह जा रहा है कि जी मरियम नवाज को अब कॉर्नर करने की पूरी कोशिश हुकूमत वक्त की तरफ से की जाएगी ताकि उनकी भी आवाज़ ना निकल सके और जो नैरेटिव है, जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर अब पूरे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, स्पेसिफिकली पंजाब की सियासत में जी। बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ऑब्जेक्टिव है कि मरियम नवाज की आवाज बंद ही रहे और हालांकि बावजूद इसके कि एक सियासी पार्टी होने के नाते हम तो ये कहते हैं कि जी, या इवन शेख रशीद को भी हम यही कहते हैं, एक लड़की के साथ आप पॉलिटिकल मैदान में अपना जंग लड़े, बजाय कि ये बातें करना कि जी वो उसको बोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, टिकर नहीं चलना चाहिए, इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए। जो एक अगर सियासी अगर मैदान है तो उसमें सियासी लोगों को खुल के अपनी आज़ादी के साथ फाइट आउट करना चाहिए और फिर अवाम पर छोड़ देना चाहिए कि जी वो क्या है। तो मरियम नवाज बिल्कुल बोलेगी और जरूर बोलेगी और भरपूर अंदाज में बोलेगी, मेक नो मिस्टेक अबाउट दैट। सो जाहिर सी बात है हम पीटीआई का ख्याल करके तो नहीं चल सकते। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई समझती है कि अगर सबकी आवाज बंद होगी तो शायद उनकी डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी। तो अभी तक तो डिलीवरी कहीं से भी नहीं आई। आवाज कोई ऐसी सियासत ऑपोजिशन जमातों ने की नहीं कि जिसकी वजह से वो ये ब्लेम कर सकें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वजह से नहीं चल सकी है और इस वजह से हुकूमत की गवर्नेंस खराब हो गई है। तो मेरा ख्याल है आपके सामने है सब कुछ, चाहे वो अभी रिसेंट इवेंट्स को ले लें, मोटरवे इंसिडेंट के हवाले से, या मुख्तलिफ स्कैम्स को ले लें, चीनी और वीट और दूसरे स्कैम्स के हवाले से, या आप इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ले लें। हुकूमत तो बिल्कुल बुरे तरीके से फेल हो चुकी है। ओके। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक और चीज़, मैं तो उसके बाद थोड़ा ये आप शेख रशीद साहब पर भी आता हूँ। कोर्ट्स कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ कभी एडमिट ही नहीं हुए हॉस्पिटल, सो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अनवेल हैं या वो ट्रैवल नहीं कर सकते, और ना ही वहाँ पर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उनकी तरफ से भी कोई आ रही है। सो गवर्नमेंट भी नहीं प्रोवाइड कर रही और मियां नवाज शरीफ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। कोर्ट इस एम्बिग्विटी में अपेरेंटली नजर आ रही है जी। जी, एक तो चीज मेरा ख्याल है 9 तारीख को जो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें 2 डिफरेंट डॉक्टर्स का व्यू पॉइंट है, इंक्लूडिंग अ डॉक्टर हु इज बेस्ड इन अमेरिका, मियां नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन के हवाले से, जो पाकिस्तान एम्बेसी हाई कमीशन है
लंदन में जो उनको डायरेक्शन दी गई थी कोर्ट ने, उन्होंने अपनी फुलफिल नहीं की है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है हुकूमत जाने और पाकिस्तान का हाई कमीशन का अमला जाने, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ के लॉयर्स हैं उन्होंने तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करा दी हैं। अब कोर्ट को देखना है कि ये वो कितना मुतमिन है उसके हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आप शेख रशीद साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो शीन और उसमें डिवाइड हो जाएगी, एन के अंदर एक तशद्दुद की सियासत करेंगे और दूसरे मफाहमत की। ये आप कैसे देख रहे हैं? और कह रहे हैं ईयर एंड तक ना नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नून लीग में ये एक बहुत बड़ा गैप जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हाउ डू यू एनालाइज दिस? मेरा ख्याल है अगर जिस किस्म का माहौल और जिस किस्म के प्रेशर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुजरी है पिछले 3 साल में, जब से मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया और फिर उसके बाद 2017 से जो सिलसिला चला है 3 साल हो चुके हैं। अभी तक तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाना चाहिए था। हुकूमत से भी निकलवा दिया गया, प्रेशर भी डाला गया, लॉयल्टीज चेंज करने का भी इम्प्रिजनमेंट्स भी हुई हैं, केसेस फाइल हुए, रेफरेंसेस फाइल हुए। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदतरीन डिक्टेटरशिप में ना होती हो। उसके बावजूद अगर पार्टी एक खड़ी है और तो उसका मतलब यही है कि एक नजरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक स्ट्रैटेजी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हो सकता है कि इस वक्त हमें किस किस्म की सियासत करनी चाहिए, और वो वक्त के मुनासिबत से पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी होता है कि जी एक हुकूमत नहीं आई थी उस वक्त हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब 2 साल के बाद मेरा ख्याल है मोर और लेस एक चीज पर एक इत्तेफाक है कि अब हमें भरपूर अंदाज से उस किस्म की सियासत करनी चाहिए कि हम हर वो कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कि हम इस हुकूमत को हटा सके। बिकॉज इस हुकूमत के रहने से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कम नहीं होगी। ओके जुबैर साहब, आपकी ये वाली बात, हम लोग बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, ऑपोजिशन तो खैरकारी रही है, मीडिया बहुत क्रिटिसिज्म करता है पंजाब में उस्मान बुज़दार के ऊपर, लेकिन जो हमारा एनालिसिस है वो ये है बिकॉज उस्मान बुज़दार गिव्स 100% कंप्लायंस टू वॉट एवर इमरान खान सेज, सो ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और जो अब उन्होंने ये लाहौर के अंदर अभी पूरा एक सेटअप चेंज किया एंड ऑल दैट, हम सबको पता है, उसको मेन पर्पस उसका यही है कि कॉर्नर किया जा सके ऑपोजिशन को। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं जी? देखिए, मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार के हवाले से तो एक पीटीआई का रहनुमा अगर आके ये कह दे इमरान खान के अलावा कि उस्मान बुज़दार जबरदस्त चीफ मिनिस्टर है, कोई ये नहीं कह सकता। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव इतने बड़े सूबे का, जिसको 2 साल हो गए इन दिस एज ऑफ मीडिया, जिसको ये ना पता हो कि जी कान के साथ जो उनको लगा के इंटरव्यू कराया जा रहा है कि आवाज कहाँ से आएगी। मासूम आदमी है जुबैर साहब, मासूम आदमी है हमारा वजीर आला पंजाब। हाँ, मासूम आदमी है, मैं नहीं कह रहा कि मासूम नहीं है, लेकिन टू बी एन इफेक्टिव लीडर और तो कोई उनका ऐसा इंडिकेशन नहीं है जहां वो भरपूर अंदाज से कोई डिसीजन मेकिंग कर सके। बिल्कुल ठीक। तो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है डिसीजन मेकिंग। दूसरी चीज ये है कि जाहिर सी बात है चूंकि वो इतने इनफेक्टिव हैं, तो वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनके इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, चाहे वो आईजी हों या सीसीपीओ हों या मुख्तलिफ सेक्रेटरीज हो महकमे के, उनको एक चुन के वजीर आजम साहब लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से ये पंजाब की हुकूमत स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अभी तक हमने देखा है और इसी वजह से इतनी ज्यादा फिर चेंजेस करनी पड़ती हैं और लेकिन ये चल नहीं सकता सिलसिला। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक हर शख्स मेरिट पर हो, मेरिट पे हो। बिल्कुल ठीक है। 2 बंदे साइड पर मेरिट पर लगा दें और उस्मान बुज़दार एक कठपुतली हों जो कि फैसले उनके वो खुद ना कर सके। देखिए ना, काबिलियत होती है, एक्सपीरियंस होती है। मुझे कोई ये बता दे जिस दिन वो लगे थे आज उनके बारे में राय उससे भी ज्यादा खराब है जितनी उनके बारे में राय पहले दिन। बिल्कुल ठीक है। पहले दिन तो ये था कि आप आई गॉट इट। ठीक हो गया जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। फिर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और बिल्कुल उस्मान बुज़दार, ये बाकियों की उनके बारे में क्या राय है, इट्स नॉट पर्टेनेंट। व्हाट इज पर्टेनेंट कि इमरान खान को वो 100% कंप्लायंस देते हैं एंड दैट्स एट द एंड ऑफ द डे द सक्सेस स्टोरी ऑफ
सरदार उस्मान बुज़ार, वज़ीर आला पंजाब। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, जुर्म जब सड़कों पर हो रहे हैं तो इंसाफ भी सड़कों पर दो। गालिब ने क्या खूब कहा है, ढांपा कफन ने दागे अयूब बरहंगी, ढांपा कफन ने दागे अयूब बरहंगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था। मेरा माशरा, मेरा मुल्क इतना कमज़ोर नहीं कि हम लोग घबरा जाएं। मेरा माशरा, मेरा मुल्क इतना कमज़ोर नहीं कि चंद दरिंदे हमें डरा सकें। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरे मुल्क की औरत इतनी कमज़ोर नहीं कि कुछ दरिंदों, कुछ जानवरों की वजह से घबरा जाएं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन किया है मोना आलम ने, एंकर पर हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करती हैं। मोना, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर अमरीन गुल ने, साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रैक्टिस करती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दोनों ख़वातीन एग्जाम्पल हैं पाकिस्तान की औरत की। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। मोना, लेट मी स्टार्ट विद यू। ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त हुई मोटरवे की एंड ऑल दैट, एक खौफ इन लोगों के अंदर, स्पेसिफिकली औरतों के अंदर हमने देखा। कल भी हम प्रोग्राम कर रहे थे और ये ऐसी फीलिंग है कि ये माशरा औरत के लिए सेफ नहीं है पाकिस्तान की अगर हम बात करें। हाउ डू यू एनालाइज दिस? थैंक यू। मेरा ख्याल है कि कोई भी माशरा औरत के लिए कम्प्लीटली सेफ नहीं है, लेकिन हमने एक आइडियलिज्म की तरफ जाना है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। हमारे यहाँ कुछ डायनामिक्स कुछ मुख्तलिफ हैं और कुछ काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मज़ीद एग्जैजरेट हुए हुए हैं और एग्रेवेटेड फैक्टर्स हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, गैर मामूली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यकीनन गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत है। आप देख लें 50% हमारी आबादी का ख़वातीन है, लेकिन उसके बावजूद जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है, ख्वाह वो वर्क फोर्स में हो, स्कूलों में हो, हमारी तालीम गाहों में हो, पब्लिक स्पेसेस में इवन हो, आप इवन अगर आप किसी दूर दराज इलाके के शॉपिंग मॉल्स में चली जाएं, जबकि पता है ये बात कि ख़वातीन को शॉपिंग का बड़ा शौक होता है, लेकिन कितनी परसेंटेज आपको वहाँ पर दूर दराज इलाकों के शॉपिंग सेंटर्स में या उनके शॉपिंग मॉल्स में ख़वातीन की नज़र आती है? यानी कि पब्लिक स्पेसेस हमने लिमिट कर दी हैं। ये जो हालिया वाक़या हुआ है, इसमें सिर्फ जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि इसकी मुमासलत मैं समझती हूँ है दिल्ली गैंगरेप केस से, जो कि 2012 में हुआ था, और उसके बाद दिल्ली को दुनिया भर का एक रेप कैपिटल तस्लीम करा जाने लगा था। हर 15 मिनट में एक रेप होता है, ये स्टेटिस्टिकली डेटा है भारत का, और ये तशवीशनाक सूरत हाल है। आप हालात देख लें, एक वाकया होता है, फिर उसके बाद वो रुकता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद जो इस किस्म के लोग हैं या इस किस्म के जो डीमंस हैं, उनको मजीद उनकी हौसला अफजाई होती है। जितना मर्जी हम उसके ऊपर आउट क्राई करें, जितना मर्जी सिविल सोसाइटी शोर बावेला मचाए, लेकिन उसके बाद जो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं, जो इस किस्म के हैवान हैं, मुझे लगता है वो उल्टा एनकरेज होते हैं। वही चीज हम अभी भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ज़ैनब के बाद, ज़ैनब के कल्प्रिट को इवन सजाए मौत देने के बाद क्या ये वाकयात रुके? नहीं, इसका बहुत बड़ा जवाब नफी में है। मुझे के साथ कुछ वाकयात को उतनी कवरेज मिलती है, मीडिया की वो अटेंशन मिलती है, लेकिन कुछ को नहीं मिलती है। ज़्यादातर इनमें से अनरिपोर्टेड जाते हैं। ठीक, मुझे बिल्कुल मोना, इस पे जरा मैं आपके पास ज़ैनब वाले केस पे भी दोबारा आऊंगा। मुझे जरा डॉक्टर अमरीन गुल के पास जाने दीजिएगा। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी मोना भी कह रही हैं और जो एक मेरा भी बड़ा इस पे स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है एज अ मैन, हम लोगों ने बड़ी पूरी ज़िंदगी हमने देखा, हमारी माओ ने हमारी तरबियत ऐसे की कि औरत की इज्जत करो, माँ बहन बेटी के रूप में है, इवन दुश्मन की भी अगर बेटी है, बहन है, तो वो तुम्हारी बहनों की तरह की है। ये जो जानवर हैं, ये जो दरिंदे हैं, ये जो हैवान हैं, या ये जो शैतान हैं, ये किस जहनियत के लोग हैं जिनमें किसी किस्म की कोई शर्म, हया, गैरत कुछ भी नहीं है? जी
मंसूर, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और कल से मैं काफ़ी जो है वो टीवी शोज़ पे इस पे बात कर चुकी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको आपने नफ्सियात पूछा तो ये एक माइंडसेट की बात। जब हम बात करते हैं, दुख इस चीज़ का होता है जब कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये औरत का लिबास ऐसा था, या औरत को आधी रात को जो है वो नहीं घर से निकलना चाहिए था, या पैटर्न चेक करके, स्पेशली पढ़े लिखे, आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, या वो लोग इसको जो डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर तो कब्र में मुर्दा औरत को भी नहीं छोड़ा जाता, यहाँ पर तो 6 माह की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता। तो मकसद ये है कि यहाँ पर लिबास की या किसी की, जिसको कहते हैं कि आधी रात को औरत क्यों निकले, कोई भी, हम डॉक्टर्स हैं, सो मेनी टाइम्स मुझे आधी रात को हॉस्पिटल से या मैं लेट आती हूँ तो मुझे ऑन कॉल जाना पड़ता है। तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर ये हम जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं ये बहुत ही शेमफुल है, और हमें चाहिए कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें, हम डिनाइल में मत रहे कि ये चीज जो है। तो पहली बात तो ये कि ये एक माइंडसेट की बात है। दूसरा, मुझे प्लीज मौका दीजिए, क्योंकि आज आपके प्लेटफॉर्म से 2-3 चीजें हैं जो कि मैं अभी तक नहीं कल से कह पाई। ये हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जो हरासमेंट की जो एक फॉर्म है, ये अगर आप इसकी रूट कॉज देखें तो दिस प्रिवेल्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हमें घरों के अंदर नो कहना नहीं सिखाया जाता। हरासमेंट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि ग्रेजुअली जो है वो फिर थ्रेटन में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो तेजाब फेंका जाए, चाहे वो औरत को चूल्हा फटने से मार दिया जाए, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फिर हरासमेंट की पीडोफाइल्स हैं जो बच्चों को जो है वो करते हैं, हरास करते हैं। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग घरों में हरासमेंट होती है जी, जॉइंट फैमिलीज में होती है, सगे मामे चाचे ताए आंटियां फूफियां हरासमेंट करती हैं। लेट मी ब्लंट इनफ, घरों में नौकर चाकर हरास करते हैं, चाहे वो फिजिकल अब्यूज है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज है, चाहे वो इमोशनल अब्यूज है, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज है। उसके बाद यही बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर उनको डंडे मारे जाते हैं, वहां पर उन्हें हरास किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले दिनों जो स्कूल के भी वाकयात हुए जिसमें कि बच्चों को मारा गया और उनकी मौत वाकया हो गई। उसके बाद फिर यही बच्चे सिपारा पढ़ने जाते हैं मस्जिदों में। मैं सिर्फ एक लिंक बना रही हूँ, दिस इज द विशियस साइकिल व्हिच इज नॉट गेटिंग टू एन एंड। फिर यही बच्चे जब मस्जिद में पढ़ने जाते हैं तो जो मौलवी हैं वो उनको जो है वो रेप करते हैं, वो उन्हें फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। I have been dealing such cases since years and years. तो ये विशियस साइकिल है जहाँ पर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम बच्चे को नो कहना नहीं सिखाते, हम बच्चे को उसके बॉडी के बारे में नहीं बताते, हम बच्चे को गुड एंड बैड के बारे में नहीं बताते, हम बच्चे को जब वो ग्रो कर रहा होता है, जब वो टीन एज में आता है, उसकी जेनिटल स्टेज स्टार्ट होती है, हम उसको उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में नहीं बताते। एक माइंडसेट है जो चलता चलता फिर टीन एज में जब आते हैं ऐसे लोग, तो उनकी वो जो हवस, वो जो लस्ट, वो जो उनका सारा जिसको कहते हैं कि इमोशनल टर्मोइल, वो फिर इन फ्रस्ट्रेशंस की फॉर्म में निकलता है जहां पर एंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज जो है वो नहीं होते। तो यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट पे बात करनी है। और एक मैं फैक्टर इसमें और बताती चलूं, बहुत डॉक्टर साहब मुझे आपके पास जरा दोबारा आने दीजिएगा। मैं आपकी बात बड़ी वैलिड है, मुझे जरा यही चीज थोड़ी सी आगे लेके जाने दें। मोना, मुझे एक चीज बताएं, एक तो हम इन हैवानों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक बदनुमा दाग है ये पूरे हमारे माशरे के ऊपर। दूसरा एक व्यू पॉइंट ये कि इस लड़की ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, ये रात के 12 बजे क्यों निकली, इसको क्यों जाना चाहिए था, मोटरवे क्यों ली जिसको हम सबसे सेफेस्ट एरिया फॉर ट्रैवल समझते हैं, मोटरवे क्यों ली, जीटी। आप मुझे बताएं, आप एक औरत के ऊपर तो खुद क्वेश्चन मार्क खड़े कर रही हैं बीइंग अ मैन, तो आप तो फिर तौहीन मर्दों की भी कर रही हैं साथ, इसको आप कैसे देख रही हैं? अच्छा, 2-3 बातें इसमें हैं। एक तो ये जो बहुत ही शर्मनाक किस्म की स्टेटमेंट जो सीसीपीओ लाहौर की है, इसका कोई आप राइम और रीजन नहीं ढूंढ सकते कि आप उल्टा विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। मतलब अपने काम से राह फरार इख्तियार करने का ये बेहतरीन तरीका है कि आप उल्टा विक्टिम को ब्लेम एंड शेम करने लग जाएं। उनको बताएं कि आपने क्या करना चाहिए था, अपने गिरबान में झांक कर ना देखें। और फिर जो इसमें एक कनाइविंग एंगल आ रहा है कि जी उन खातून ने फोन कर बताया था, उन्होंने इमरजेंसी पे कॉल की थी, वहां पर रिस्पॉन्डर्स ने उनको एक लोकल नंबर दिया था, वहां पर फिर उन्होंने कॉल की कि जी यहाँ पर मैं इस जगह फंसी हुई हूँ, लोकेशन भेजी गई उनको। तो इसमें तो एक पुलिस का भी बहुत बड़ा कनाइविंग एंगल है ना। अब तो ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट है इनके लिए
हुकूमत पंजाब के लिए भी और पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए भी कि डीपोलिटिसाइज आपने कितना किया है हकीकी तौर पे पुलिस को। और इसमें कनाइविंग एंगल जो पुलिस का सामने आ रहा है, क्योंकि उनको लोकेशन भेजी गई थी, जो लोकल नंबर खातून को दिया गया था उस पे भी उन खातून ने अपनी लोकेशन भेजी थी, वो पुलिस तो नहीं आई उनकी मदद के लिए, अलबत्ता ये जो दो दरिंदे थे ये वहां पर जी ये लोग आ गए, जिनको आइडेंटिफाई हो गया। बड़ा एंगल है। हाँ, और उनको ये इस एंगल को बेसिकली प्रोब करें कि ये हुआ क्या है, ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। दूसरी बात ये है कि इतना फ्लॉड और मज़ाक़ा खेज किस्म का बयान है, और इसमें आप खुद ही ये चीज देखें, वो जो मोटरवे का सेक्शन है जिसकी बात की जा रही है, जहां पर पुलिस डिप्लॉयड नहीं है, हत्ता ये कि वो ट्रैफिक के लिए खुला है, वहां पर आपने देखा होगा दीगर भी वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ये तो इज्तिमाई ज्यादती का एक अनोखा वाकया है ना, एक तो अनोखा सानेहा है, हर दूसरे दिन हो रहे हैं, ठीक है, हर दूसरे दिन हो रहे हैं। टायरों पे गोलियां मार मार के गाड़ी के टायर्स बर्स्ट किए जा रहे हैं, फिर उनको दिन दहाड़े लूटा जा रहा है रात के अंधेरे में, अंडर मतलब सबकी निगरानी, कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। तो वो लोग, उनसे तो नहीं पूछा गया कि आप जी मर्द हजरात हैं, आप अकेले क्यों निकले, आप इस टाइम पे क्यों निकले, आपकी गाड़ी का टायर बर्स्ट क्यों हो गया। बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें जेंडर का कोई अमल दखल नहीं है, और ये शर्मनाक बात है कि सिर्फ इसलिए कि एक खातून के साथ एक जेंडर स्पेसिफिक वाकया हुआ है, उनकी अस्मत को उछाला गया है और उनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है, तो इसलिए आप जेंडर स्पेसिफिक इस किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। और फिर अफसोस की बात यह है कि ही इज एडिंग फ्यूल टू द फायर, बजाय इसके कि अपने अल्फाज को दोबारा रीवैल्यूएट करते, वापस लेते, उन्होंने दोबारा मुतअद्दिद औकात पर में और वही चीज रिपीट की है। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। तो ये बहुत बहुत अफसोसनाक बात है। और आप ये जो कमेंट्स कर रहे थे ना, जस्ट लेट मी एट सेंटेंस, अभी जो आप बता रहे थे ना कि ये कपड़े कैसे पहने हैं, चलती कैसे है, उठती कैसे है, बैठती कैसे है, आपको पता है ये बातें सबसे ज्यादा कौन करता है? ये खवातीन खुद करती हैं दूसरी खवातीन के बारे में। हाँ, ठीक कह रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, ये दो लोग जिनको कल हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर बुज़दार, उस्मान बुज़दार, आईजी पंजाब, इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, मुल्जिम आबिद अली और दूसरा वकारुल हसन, 7 क्रिमिनल केसेस पहले, 2 गैंग रेप्स के अंदर ये लोग इन्वॉल्व। जो आबिद अली भागा है अपनी बीवी को लेकर, उसकी बच्ची को वो वहीं छोड़ गया। जो वकारुल हसन है, बीवी बच्चे हैं उसके घर में। आप मुझे ये चीज समझाएं कि आपके घर के अंदर बीवी है, आपके बच्चे हैं, और उसके बावजूद आपके अंदर ये हैवानियत आती है, ये लोग बीमार होते हैं, ये क्या होता है? जरा ये भी हमें समझाएं प्लीज। जी, एक तो उनकी जो भी पर्सनालिटी टाइप होती है, वो अनलेस हम एग्जामिन ना करें तो हमें आइडिया नहीं होता कि क्या पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स है। बट ये डिसऑर्डर से ज्यादा मुझे लगता है कि ये लस्ट है, ये ज्यादा हैबिचुअल है। नंबर 2, आपने बात की कि जी आप देखें, ये आबिद अली जिसका बताया जाता है कि इसको इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2013 में भी ये इसी तरह जो है जाति के वाकयात में था और इसको छोड़ दिया गया। That is the point, जहां से वो ताकत पकड़ते हैं, जो मुल्जिम जो है वो ताकत पकड़ता है, वो वही पकड़ता है अगर आपका पुलिस सिस्टम और आपका जुडिशरी सिस्टम वीक हो। एंड अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ अभी वो टाइम आ गया जहां पर हमारा एज ए सिविलियन पुलिस के ऊपर से और जुडिशरी के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया है, जहां पर कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, जहां पर लोग, मैंने भी थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड किया वहां पर, आप आधी रात में भी हम लोग यूनिवर्सिटी से जो थे वो, आई एम नॉट डूइंग द कंपैरिजन, लेकिन मैं स्टिल बात कर रही हूँ कि जैसे कि अभी मोना ने भी बात की कि ये कोई जेंडर की बात नहीं है, यहाँ तो मेल को लड़कों को नहीं जो है वो छोड़ा जाता, यहाँ तो छोटे बच्चों को जो है वो जो तुलबा होते हैं उनके साथ जो है वो हरासमेंट और उनके साथ रेप किया जाता है। तो ये मैं फिर बात करूंगी कि ये एक खास माइंडसेट की बात है। और इस पे जो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे गैजेट्स और इसका जो मिसयूज किया जाता है और जो पोर्नोग्राफी वगैरह बहुत देखी जाती है, इससे भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि एक इमोशनल किस्म का टर्मोइल और एक इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट किया है हमारे टीनेजर्स। दो कि दिस इज नॉट द रीजन, लेकिन ये भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जो कि मैं देख रही हूँ कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं, जो यूथ हैं, दे आर गेटिंग टू मच इंडल्ज्ड इनटू द नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंड द पोर्नोग्राफी। इस तरह की साइट्स है, तो ये एक और फैक्टर भी है जिसको हमने फोकस करना है। और मेरे ख्याल हमारे जो आईटी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये चीज देखनी पड़ेगी, साइबर क्राइम वालों को भी, कि ये कितना जो है कैसे। ठीक डॉक्टर रीन गुल, थैंक यू जी। मोना आलम, थैंक यू। आई एम सॉरी हमारे पास थोड़ा टाइम आज शॉर्ट था, इसके ऊपर ज़रूर आप लोगों के साथ दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, ये लस्ट है, ये मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, ये जो कोई भी है, ये मतवातर, ये ऐसे हादसात हो रहे हैं, ऐसे सानियात हो रहे हैं, तो और इज़्ज़तें
हमारी माँओं बहनों बेटियों की पामाल हो रही हैं। हमारे पास कानून में हमारा लॉ है, कानून है, उसको नाफिज करना रिट ऑफ द गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट को अगर कोई नहीं मान रहा तो ये गवर्नमेंट का कोलैप्स है। इन लोगों को लोग कहते हैं पब्लिक पनिशमेंट होनी चाहिए, जी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें एक माशरा बनना है। मुझे और आपको जिस तरह हम अपनी माँओं बहनों बेटियों की इज्जत करते हैं, हमें उसी तरह एक रात को 12 या सुबह के 4 बजे चलते एक लड़की खातून को देखना है। हमने ये नहीं सोचना कि अगर ये सड़क पर पैदल जा रही है या ये किसी मुश्किल में है तो इस मुश्किल का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि इंसानियत से आगे कुछ नहीं है। यही हमारा दीन हमें सिखाता है और यही एक इंसान की डेफिनेशन भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।